नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने में सुविधाजनक निवेश के तौर पर देश में डिजिटल गोल्ड का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस एसेट क्लास के लिए रेगुलेटरी वैक्यूम चिंता का सबब रहा है, जिसे देखते हुए मार्केट रेगुलेटर से भी अब इस एसेट क्लास को रेगुलेट करने की तैयारी में है। इस पहल का डिजिटल गोल्ड के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑगमेंट गोल्ड की रेनिशा चनानी, साथ ही कमोडिटीज में रणनीति के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं और सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी मौजूद हैं। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर तो आउटलुक लेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल गोल्ड से जुड़ी डेवलपमेंट पर। और यहां सेबी रेगुलेट करने की तैयारी में है। मार्केट पार्टिसिपेंट से इस बारे में बातचीत भी हुई और आपको बता दें हाल ही में ये खबर भी आई थी कि सेबी ने ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड बेचने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, डिमांड पर कितना असर पड़ेगा, उस पर बातचीत करते हैं। रेनिशा नमस्कार, स्वागत है आपका। दो तीन चीजें हैं रेनिशा। हमने पिछले 1-1.5 साल में स्पेशली बायर्स का काफी इंटरेस्ट डिजिटल गोल्ड में देखा था, लेकिन काफी बायर्स ऐसे भी थे जो कि रेगुलेटर ना होने की वजह से उनके मन में रिलक्टेंस थी। आप इस मूव को कैसे देखती हैं और डिमांड में क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं पॉजिटिव फ्रंट पर? हाय, गुड मॉर्निंग जी। मुझे लगता है सेबी का जो ये न्यूज़ आया है कि वो प्लान कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड में नॉर्म्स लाने के लिए एंड एज अ रेगुलेटर बनने के लिए इस वैक्यूम स्पेस में, तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव एंड वेलकम मूव रहेगा। डिजिटल गोल्ड जो है काफ़ी इंक्रीजिंगली मिलेनियल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर बना है एंड अगर सेबी को पावर मिलता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स, फाइनेंशियल एंटिटीज एंड डिजिगोल्ड कंपनीज लाइक अस। तो डिजिगोल्ड जो है आजकल सारे के सारे फिनटेक एप्स हैं, बिग ब्रोकिंग हाउसेस हैं, सब के सब प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत ही बड़ा हिट है न्यू एज इन्वेस्टर्स के बीच में। और अगर सेबी का इन्वॉल्वमेंट आता है एज अ रेगुलेटर, तो ये इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो छोटी से छोटी अमाउंट में भी आप गोल्ड में बाय कर सकते हैं ऐसा डिजिटल एसेट। सो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी पॉजिटिव एंड वेलकम मूव फॉर ऑल। एज ऑफ नाउ ये खबर है कि सेबी के पास ये जा सकता है, क्लियरली सोर्सेज के द्वारा ये खबर है रेनिशा, लेकिन अगर यहाँ पर रेगुलेशन होता है, क्लियरली एज ऑफ नाउ ब्रोकर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर सेबी से रेगुलेट करेगा तो ब्रोकर्स भी यहाँ पर आएंगे और अभी चुनिंदा ही थे, शायद ज्यादा ब्रोकर्स भी इस मार्केट को एंटर करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि काफी ज्यादा क्रेज अब इसका यहाँ पर बाजार में आने लगा है। एज ऑफ नाउ मार्केट शेयर क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किस तरह की यहाँ पर फिलहाल है? ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए हैं। पिछले पैंडेमिक में जिस तरह से ज्वेलरी शॉप्स बंद थे, तो काफ़ी नए इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आए थे। हमने ऑलमोस्ट 200% जितना ग्रोथ देखा था इस बिजनेस में एंड ये माना जाता है एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स जो ओवरऑल एनुअल सेल्स हैं इस मार्केट के 5000 करोड़ जितने हैं। सो आई थिंक अराउंड 5 to 6 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिजिगोल्ड में एक्सपोजर लिया हुआ है। तो आई थिंक ये नंबर और बढ़ेगा अगर रेगुलेटर सेबी इसमें आता है। आई थिंक वो बहुत ही पॉजिटिव मूव रहेगा ये। हम देखते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट बाजार में लेकर आया जाता है तो एक मार्केट फीडबैक होता है, स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर बातचीत होती है। इन दिस केस एज ऑफ नाउ ये बातचीत ही है। आपको लगता है कुछ भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर बात होगी? काफी हद तक ये एमएमटीसी पैम्प के द्वारा किया जाता है, वो इस सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर बैक एंड करते हैं। आपको लगता है कुछ समय लग सकता है, कुछ फीडबैक यहाँ पर स्टेक होल्डर से लिया जाएगा? यस, आई डेफिनेटली थिंक सेबी एक फीडबैक ले सकती है। जिस तरह स्पॉट एक्सचेंज लाने से पहले भी सेबी ने फीडबैक लिया था सारे के सारे स्टेक होल्डर से। और डिजिगोल्ड मार्केट में जिस तरह से आपने नाम लिया पैम्प, एमएमटीसी पैम्प का, ओवरऑल देयर आर 3 कंपनीज जो डिजिगोल्ड प्रोवाइड करती हैं। वन इज एमएमटीसी पैम्प, सेकंड इज ऑगमेंट गोल्ड लाइक अस एंड थर्ड वन इज सेफ गोल्ड। तो आई थिंक तीनों के तीनों कंपनीज से और सारे दूसरे भी स्टेक होल्डर से एक फीडबैक लिया जा सकता है एंड वेरी शॉर्टली हम शायद देख सकते हैं कि इसमें कुछ नया रेगुलेशन एंड नॉर्म्स आ जाए। तो जल्द ही नए रेगुलेशन और नए नॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं डिजिटल गोल्ड को लेकर और ये डेवलपमेंट फिलहाल हुई है। लेकिन प्राइसेस पर भी गोल्ड के फोकस कर लेते हैं। हालांकि अगर आप भाव देखेंगे तो 47,100 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट इस वक्त कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट कारोबार गोल्ड में इस वक्त बाजार में हो रहा है। रविंद्र, आप नमस्कार, आपका सजेशन गोल्ड पर स्ट्रैटेजी को लेकर क्या होगा?
अगर आप डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट देखें या फिर चीन में ग्रोथ आउटलुक देखें, डेल्टा वेरिएंट के केसेस जो बड़े हैं वो देखें, तो तमाम फैक्टर्स तो सपोर्ट कर रहे हैं भाव को। खरीदारी करके चलना चाहिए यहां से या कोई और सजेशन है? नमस्कार दीपाली जी। मेरे हिसाब से अगर हम गोल्ड का मूव देखें जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद, एक दायरे में फंसा हुआ है। उसके पहले जैक्सन होल सिंपोजियम के पहले थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म था, क्योंकि फेड चेयर जेरोम पॉवेल, मिस्टर जेरोम पॉवेल जो है वो कंटिन्यूस लगातार वो कहते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन ट्रांसिटरी रहेगा और दे माइट नॉट गो फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक्स वेरी सून। और इस बार जैक्सन होल में भी सेम निकल के आया। इनफैक्ट इस बार उन्होंने डीलिंग किया है इंटरेस्ट रेट और जो टेपरिंग है उसे, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन उन्होंने फिर से बताया कि ट्रांजिटरी रहेगा, तो वो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने एक फॉल देखा है। डॉलर इंडेक्स फिर से एक बारी 93.20 के ऊपर जाने के बाद उसमें एक करेक्शन देखा है हमने, और अभी डॉलर इंडेक्स में 92.45 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसे टेस्ट करके प्राइसेस फिर से थोड़े से ऊपर आए हैं। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो मेरे हिसाब से इस बार गोल्ड फिर से 1830-35 से लेकर 1850 तक भी जा सकता है। एक और पॉजिटिव फैक्टर यह है कि ईसीबी से अभी थोड़े से हॉकिश कमेंट्स आने लग गए हैं, और वहां पर बात चल रही है कि शायद दे माइट गो फॉर टेपरिंग, दैट माइट सपोर्ट द यूरो अगेंस्ट द डॉलर, और डॉलर इंडेक्स वहां पर भी कमजोर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 फैक्टर्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो इकोनॉमिक डेटास है, इकोनॉमिक डेटास थोड़े से मिक्स्ड है। यूएस का अगर इकोनॉमिक डेटास देखे इस वीक के, तो कल आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वाज अ लिटिल सपोर्टिव, लेकिन उसके पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो मिक्स्ड डेटा की वजह से अभी जो सारा फोकस है वो लेबर मार्केट पे रहेगा। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, एक्सपेक्टेशन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा घट के आने का है, लेकिन जो पेरोल्स डेटा है वो थोड़े से डिसअपॉइंट करने का एक्सपेक्टेशन है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट कल एडीपी एम्प्लॉयमेंट ने डिसअपॉइंट किया है, तो मेरे हिसाब से नॉन फार्म पेरोल्स विल बी वेरी क्रूशियल। अगर नॉन फार्म पेरोल डिसअपॉइंट करता है इस बार, तो आई थिंक गोल्ड माइट मूव टू 1835 1850। अगर डिसअपॉइंट नहीं करता है, पॉजिटिव आता है, तो फिर से ये 1780 के लेवल पे जा सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पॉजिटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट तो है, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द डॉलर इंडेक्स एंड द नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। अगर वहां पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आती है फॉर डॉलर इंडेक्स, देन वी माइट सी गोल्ड मूविंग हायर। बट मैं थोड़ा सा बाई के साइड ही रहना चाहूंगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 46,900 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है, 46,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, और हायर लेवल्स वी माइट सी 46,250, 47,250, 300। लेकिन फ्राइडे के बाद अगर डेटा खराब आता है तो फिर आई थिंक 48,000 तक भी लेवल्स गोल्ड के हम देख सकते हैं। तो यानी काफी हद तक यहाँ पर नॉन फार्म पेरोल डेटा फ्राइडे को कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सोने की रेंज उसके बावजूद 1780 और 1840 के बीच में रह सकती है। अजय, चांदी को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है इस हफ्ते, अब तक हमने यहाँ पर पॉजिटिव मूव्स बनते हुए देखे हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम चांदी की बात करें तो काफ़ी सुस्त रेंज हमने मार्केट में ट्रेड होते हुए देखा। इंटरनेशनल में हमने देखा कि नो डाउट मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में इस वक्त भी अगर हम देखें 24 के ऊपर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि पिछले महीने में हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में जो 9350 का ब्रेकआउट तो वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जहाँ पे हमने अगस्त मंथ में एक हाई लगते हुए देखा था 7760 और राइट नाउ इट्स अराउंड 75। तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट आ रही है ये चांदी को सपोर्ट करेगी। वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, क्योंकि इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो आई थिंक 2450 के ऊपर अगर प्राइजेस में एक बार थोड़ा होल्ड हो जाता है तो वापस $26 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइजेस 64,000 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 64,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो अगेन 66,500 तक का लेवल दिखा देगा। नो डाउट बेस मेटल में हमने जो चाइना का डेटा पॉइंट देखा उसकी वजह से थोड़ा सा एक पैसिमिज्म जरूर बना हुआ है, बट अगले हफ्ता 15 दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं चांदी मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड के मुकाबले, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी इस वक्त 62,000 से लेकर 64,500 का एक स्मॉलर रेंज है, और 64,500 का लेवल तोड़ता है तो वहां से हम 1,500-2,000 रुपए की तेजी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है स्ट्रैटेजी वाइज गोल्ड सिल्वर दोनों पर। लेकिन गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे क्रूड और बेस मेटल्स के। क्रूड पर एक क्विकली आउटलुक ले लेते हैं रविंद्र का। क्रूड निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी तो हमने देखी है, ब्रेंट प्राइसेस $71 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओपेक जैसे जैसे अपनी पॉलिसी से स्टिक कर रहा है उसके बाद थोड़ा प्रेशर हमने प्राइसेस पर बनते हुए देखा है। क्या सजेशन है इन स्तरों से? 5,000 के नीचे है फिलहाल भाव।
क्रूड में मेरे हिसाब से अगेन एक ब्रॉड रेंज रहेगा। क्रूड में भी मिक्स फैक्टर्स है, जैसे कि हमने ओपेक के रिव्यू मीटिंग में देखा कि उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, जो 4 लाख बैरल्स का जो प्रोडक्शन हाइक था उसे कंटिन्यू रखा है। लेकिन यूएस से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यूएस लगातार पुश कर रहा है ओपेक को कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन ओपेक से वो नहीं हो रहा है, बट यूएस से प्रोडक्शन बढ़ रही है। इन्वेंट्री अगर देखें तो इन्वेंट्री में भी हमने कल एक काफी बिग ड्रॉडाउन देखा था, वो थोड़े से सपोर्टिव है। लेकिन स्टॉर्म एक्टिविटी जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको में वो थोड़ा सा अभी वीकन हुआ है, और जो 94-95% जो फैसिलिटी अफेक्टेड थी वो अभी गिर के 73% हो गए, तो स्लोली एंड स्टेडीली इट इज रेज्यूमिंग। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा एक प्रेशर देख रहे हैं क्रूड में। लेकिन मेरे हिसाब से क्रूड में ऊपर के लेवल पे $72 WTI एंड ऑन द डाउन साइड 65 से $66 का एक ब्रॉड रेंज रहेगा। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो फिर एक डायरेक्शन आएगा, अदरवाइज आई थिंक इट शुड ट्रेड इन दिस वेरी रेंज। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 4850 4800 का एक सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में 5200 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड होना चाहिए क्रूड में। आज के लिए थोड़ा सा सपोर्टेड रह सकता है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से हम इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखेंगे। डिमांड को लेके अभी भी थोड़ी सी चिंता है, ऑल्दो ओपेक ने कहा है कि जो ऑयल डिमांड है वो सपोर्टेड रहेगा 2022 में भी, बट डेल्टा वेरिएंट के केसेस को लेके अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है काफी सारे कंट्रीज में, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट शुड बी ना ब्रॉड रेंज। आज के लिए हो सकता है निचले लेवल सपोर्ट आके प्राइस फिर से एक बार 5050 से लेके 5060 तक जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है क्रूड पर। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, लौटेंगे तो बेस मेटल्स पर तो स्ट्रैटेजी लेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे आज की हॉट कमोडिटी और एग्री कमोडिटीज में कहाँ एक्शन, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे एक ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stock